तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 1 आज का इस वीडियो सीरीज में आपका पूरा यूनिट नंबर 1 का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो सीरीज लाने का मेन पर्पस ये है कि कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियोस को काफी कम शॉर्ट में यानी कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो रखने से बेहतर है कि एक ही वीडियो सीरीज लंबे ड्यूरेशन का बना दिया जाए, जिसमें एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। ऐसे ऐसे आपके 5 मॉड्यूल आएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से सारे यूनिट्स को कवर अप कर लेंगे। ओके, और ये बुक आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और इस बुक के रेफरेंस की मदद से ही आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बुक आपके लिए सुफिशियंट है। अगर आप इस बुक को भी फॉलो करते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसको। सबसे पहला यूनिट है, यूनिट का नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक हिस्ट्री जानना आपके हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक हेडिंग बनाना है क्वांटम फिजिक्स के नाम से। आपको इस पे ध्यान नहीं देना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, टॉपिक पे ध्यान देना है। क्वांटम फिजिक्स आपको क्या करना है, एक हाईलाइट कर लेना है, यानी ब्लैक पेन से आप इसको हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं। और उसमें जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उनको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख लेना है। फिलहाल मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहा हूं। जहां पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे समझाना जरूरी है वहां पे चीजों को समझाऊंगा, और जहां लगेगा ये चीजें आपके लिए नहीं है तो वहां पे वो चीजें स्किप कर दी जाएंगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि विद द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज अ फंडामेंटल प्रैक्टिकल बाई J.J. Thomson in 1897. Okay, most of the studies in physics concentrated to explore the microscopic or atomic system which are beyond the scope of direct observation. यानी जो डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, उसमें ज्यादातर जो स्टडीज थी वो फिजिक्स के अंदर कंसंट्रेट होता है। और उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, माइक्रोस्कोपिक और ऑटोमिक सिस्टम की मदद से होता है, जो बियॉन्ड करता है स्कोप ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को। ओके, अब अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि मेनी डिफिकल्टीज वेयर इनकाउंटर्ड विद द फेनोमेना which are spectral distribution of heat radiations from black bodies and a specific beat of solid at the low temperature। कहने का मतलब क्या है कि इस फंडामेंटल के अंदर, यानी ये जो आपका पहला फंडामेंटल था जो कि जे थॉमसन ने दिया था, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। और उस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए प्लांक ने क्या किया था, एक इन्वेंशन किया था, एक थ्योरम को उन्होंने बताया था, एक इक्वेशन उन्होंने दिया था। वो इक्वेशन क्या है, इसमें कह रहा है कि दीज डिफिकल्टीज वेयर ओवरकम बाय द प्लांक इन द ईयर 19। क्लियर? यानी 1900 में जो प्लांक थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि हु सजेस्टेड दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेक प्लेस एज अ डिस्क्रीट क्वांटा एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द ईच क्वांटा। यानी उन्होंने बताया कि जो आपका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है वो प्रत्येक जो डिस्क्रीट क्वांटा का एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका फॉर्मूला एक ड्राइव हो क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू। ई क्या है आपका एनर्जी है, एच क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू क्या होता है वो अभी आपको पता चल जाएगा। म्यू आपका क्या है, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि द क्वांटम कंसेप्ट वाज आल्सो यूज्ड बाय द आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी क्वांटम जो कंसेप्ट है वो यूज किया गया आइंस्टाइन के द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए जो भी ऑब्जर्व्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसके लिए। एंड thus a dual character of electromagnetic radiation that it behaves as wave and particles becomes evident। यानी ये जो आपका ड्यूअल कैरेक्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो बिहेव करता है वेव की तरह और पार्टिकल्स की तरह, जो क्या बनता है, एक एविडेंट बन जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वांटम फिजिक्स का बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अगला टॉपिक आपका आता है क्वांटम प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। यानी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस क्या होता है, तो आपको एक हेडिंग बनाना है क्वांटम प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस के नाम से। उसमें हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक डेवलप्ड अ थ्योरी दैट करेक्टली प्रेडिक्टेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थर्मल रेडिएशन। यानी जो जर्मन फिजिस्ट थे
जिनका नाम मैक्स प्लांक था, उन्होंने एक डेवलप किया थ्योरी ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर द थर्मल रेडिएशन। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि प्लांक्स थ्योरी वाज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द क्लासिकल कंसेप्ट। यानी उन्होंने बताया कि जो रेडिकल डिपार्चर होता है वो क्लासिकल कंसेप्ट को कैरी करता था, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ही पोस्टुलेट दैट द फॉलोइंग एजम्पशन इन दिस थ्योरी। यानी इस थ्योरी के अंदर, यानी जिन्होंने ये थ्योरी दिया प्लांक कांस्टेंट का, उन्होंने इस थ्योरी के अंदर कुछ एजम्पशन को बताया, जिसमें सबसे पहला एजम्पशन क्या है, इसमें सबसे पहला कह रहा है द एटॉमिक ऑक्सीलेटर्स इन अ बॉडी कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जो एटॉमिक ऑक्सीलेटर है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, आर्बिट्री अमाउंट को कैरी नहीं कर सकता किसी भी एनर्जी के रूप में। एंड दे कुड हैव ओनली डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी उसके पास केवल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी ही रहता है, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, जहां पे एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 से लेके अप टू एन टर्म तक हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। म्यू आपका क्या है, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है फॉर द ऑक्सीलेशन, एनएच आपका प्लांक कांस्टेंट है, और ये आपका प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। सेकंड आपका ऑक्सीलेशन क्या है, सेकंड आपका जंक्शन था क्या, वो था द ऑटोमेटिक ऑक्सीलरेटर कैन नॉट ऑब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी ऑफ एनी आर्बिट्री अमाउंट। यानी जो ऑटोमेटिक जो आपका ऑक्सीलेटर है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता और साथ ही साथ रेडिएट नहीं कर सकता किसी भी एनर्जी को आर्बिट्री अमाउंट के फॉर्मेट में, और दे ऑब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी इन द इनडिविजिबल डिस्क्रीट यूनिट। यानी ये ऑब्जर्व किया जाएगा इन डिविजिबल डिस्क्रीट यूनिट के रूप में, और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी होगा हर एक यूनिट के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटम ऑफ एनर्जी कहेंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू एच म्यू। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी फाउंड सेपरेटली एंड दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। यानी जो एनर्जी है हर एक क्वांटम के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करेगा, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फाउंड नहीं कर सकते सेपरेटली, और ये फर्दर इनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड दैट द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ रिडक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यानी ये रिप्रेजेंटेट करता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के लिए जो रिडक्शन के लिए फॉलो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के अनुसार, जो इक्वेशन 1 आपका जो दिया हुआ है ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू, इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार कह रहा है the energy of an accelerator can change only by the h mu or some multiple of h mu। यानी वो जब h mu चेंज होगा उस कंडीशन पे आपका जो वैल्यू है एनर्जी का वो चेंज होगा, और जो मल्टीपल h mu का चेंज होगा उस कंडीशन में भी वो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। and hypothesis of the reduction energy is emitted or absorbed basically in a discontinuous manner and in the form of quantum is called as the Planck quantum hypothesis। यानी ये जो आपका क्वांटम कॉन्सेप्ट होता है वो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस कहलाता है। ओके, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और भी चीजें इसके अंदर है। अगला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। यानी ड्यूअल नेचर क्या होता है मैटर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डिस्कस करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें कह रहा है कि सम फेनोमेना ऑफ लाइट such as interference, diffraction and polarization could be explained by the wave theory of light। यानी जो भी आपके फेनोमेना है जो कि लाइट से रिलेटेड है, जैसे आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रेक्शन हो गया या फिर पोलराइजेशन हो गया, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन बट वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द कंप्रेशन इफेक्ट। यानी वेव थ्योरी कहां फेल हो जाता है, जो कंप्रेशन इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इमिशन है, ऑब्जर्वेशन है, वहां पे जो आपका वेव थ्योरी होता है वो फेल हो जाता है। तो दिस फेनोमेना कुड बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यानी इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत होती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड इनटू द स्मॉल रीजन और पैकेट्स नॉन एज फोटोन। यानी इसके अंदर जो एनर्जी ऑफ लाइट होता है वो फॉर्म्ड होता है एक स्मॉल रीजन के रूप में, एक स्मॉल पैकेट के रूप में, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। एंड दिस फोटोन इज अ एनर्जी पार्टिकल। यानी ये जो फोटोन होता है वो क्या कहलाता है, एक एनर्जी पार्टिकल कहलाता है। एंड हेंस द लाइट शोज बोथ द वेव नेचर एज वेल एज द प्रैक्टिकल नेचर। यानी यही कारण है कि जो आपकी लाइट्स हैं वो वेव नेचर तो रिप्रेजेंटेट करती हैं, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंटेट करती हैं। एंड दिस नेचर ऑफ लाइट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।
यानी ये जो नेचर कहलाता है वही क्या कहलाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहलाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। सारी चीजों को नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब अगला आपका टॉपिक आता है, वो आता है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या होता है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है ये, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन 1924 लुइस डी ब्रोगली गिव द डेटा दैट मैटर शुड आल्सो पॉसेस ड्यूअल नेचर, यानी 1924 में जो हमारे लुइस डी ब्रोगली थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो मैटर है वो पॉसेस होना चाहिए, यानी जो मैटर होते हैं उनके पास ड्यूअल नेचर होता है। और अकॉर्डिंग टू द लुइस डी ब्रोगली, यानी अकॉर्डिंग टू यानी लुइस डी ब्रोगली के अनुसार, जो a moving matter particle is surrounded by a wave whose wavelength depend upon the mass of the particles and its velocity, यानी लुइस डी ब्रोगली के अनुसार जो मूविंग मैटर पार्टिकल है वो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, वेव के द्वारा, जिसमें वेवलेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ पार्टिकल्स पे और उसके वेलोसिटी पे, यानी एम और वी पे डिपेंड करता है। एम और वी मिला के क्या बनता है, आपको अगर आपने मोमेंटम पढ़ा होगा तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो वही इसके जगह पे P के जगह यानी एम और वी के जगह पे P का यूज किया जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि दीज वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल्स नॉन एज मैटर वेव, यानी ये जो वेव्स एसोसिएट होते हैं मैटर पार्टिकल्स के द्वारा, इनको हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं, और इनको हम लोग डी ब्रोगली वेव्स के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी फाइंड थ्रू द फॉलोइंग रिलेशन, जैसे जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट होता है वो एक रिलेशन की मदद से फाइंड आउट होता है, जिस रिलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, जहां पे h क्या है, आपका प्लांक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू ये 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, और h क्या, p आपका क्या है, p आपका मोमेंटम है यानी m इंटू वी है, और लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ है। क्लियर। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, यानी जो डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर होता है वो बेस्ड होता है फॉलोइंग फैक्ट पे। पहला फैक्ट क्या कह रहा है, द मैटर एंड लाइट बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो मैटर होना चाहिए और जो लाइट होना चाहिए दोनों किसके फॉर्म में होना चाहिए, एनर्जी के फॉर्म में होना चाहिए, एंड ईच ऑफ देम कैन बी ट्रांसफर इनटू अदर, यानी प्रत्येक जो होना चाहिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है, बोथ आर गवर्न्ड बाय द स्पेस टाइम सिमेट्रिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी जो दोनों है यानी मैटर जो है और जो लाइट है दोनों गवर्न होने चाहिए किसके द्वारा, जो स्पेस टाइम सिमेट्रिक्स थ्योरी होता है रिलेटिविटी के लिए, उस पर ये क्या होना चाहिए, आधारित होने चाहिए। अब इसके बाद आता है डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन काफी जरूरी है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो डेरिवेशन होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो चूंकि अभी हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है अकॉर्डिंग टू द हमारा पहला कंसेप्ट की मदद से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो E इज इक्वल टू एच म्यू आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो यहां से सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सी आपका वो है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, और अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन, यानी आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। अब आप यहां से देखेंगे कि LHS और RHS आपको देखने को मिलेगा, तो LHS तो आपको सिमिलर है, E और E है, तो हम क्या करेंगे RHS और RHS को बराबर कर देंगे। इक्वेशन 1 और सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा होगा। अब यहां से लैम्डा क्या होगा आपका, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, एच सी डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर, तो एक सी से एक सी कैंसिल आउट होगा तो एच अपॉन एम सी बचेगा, जो कि इक्वेशन थर्ड है, जहां पे एम और सी, यानी एम आपका मास है, सी आपका क्या है, सी कहीं ना कहीं क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, चाल यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पी लिखा गया है इसको। ओके, और यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि सम द केसेस ऑफ द मैटर पार्टिकल्स ऑफ बोथ द मास एंड रिलेटिविटी, यानी इस कंसेप्ट में अगर हम लैम्डा डिवाइडेड बाई एच बाई म्यू की हम बात करें तो यहाँ पे एच बाई पी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनता है E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2, ये किसके लिए यूज होगा, m इंटू वी, पी के इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार रहेगा तो पी रहेगा, अगर दो बार है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2m हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर है, रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका रूट आ गया, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम पी के वैल्यू को इक्वेशन 4 के अंदर, तो पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट
2 Me लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो E का फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू 3/2 kT होता है। और यहाँ पे K क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻24 जूल पर केल्विन। और यहां से जो वैल्यू होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m/kT होगा। तो ये आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या किया, डी ब्रोगली कंसेप्ट को डिस्कस किया, इसके जो डेरिवेशन होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्या है, वेव नेचर के जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज भी कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर कह रहा है कि लाइटर इज द प्रैक्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। यानी जो लाइटर होगा वो प्रैक्टिकल होगा, पार्टिकल होगा, और जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, जो वेवलेंथ होगा वो एसोसिएट करेगा उसको। सेकंड आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी जो वेलोसिटी मैटर का होना चाहिए वो जो मैटर के वेव का वेलोसिटी होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट के। क्लियर। थर्ड आपका कंसेप्ट कह रहा है कि स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड ग्रेटर इज द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड। यानी जो वेलोसिटी होना चाहिए पार्टिकल का वो स्मॉल होना चाहिए, और जो वेवलेंथ का वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अगला आपका है फोर्थ कि मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन द मटेरियल पार्टिकल आर इन मोशन। यानी जो मैटर वेव्स जनरेट होंगे वो कब जनरेट होंगे, जब मटेरियल पार्टिकल्स किस में हो, गति में हो, यानी मोशन में हो। फिफ्थ आपका पॉइंट कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। यानी जो वेलोसिटी मैटर होगा वेव का वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके जो वेलोसिटी होती है किसकी, मटेरियल पार्टिकल्स की, उस पे वो डिपेंड करेंगी। अगला आपका आता है द डी ब्रोगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जो डी ब्रोगली वेव होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते। ओके, तो मुझे पूरी मीनिंग सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला आता है, क्योंकि डायरेक्टली ये सवाल पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो आपका क्या है, explain in detail the experiment which established the relationship between the momentum and the wavelength of a moving particle। यानी आपको हेडिंग देना है मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। आप एक हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग में आप क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को लिखेंगे। फिलहाल इस प्रोसीजर का मैं आपको जो चीजें हैं वो आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आप इन चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। फिलहाल ऑल दो थ्योरेटिकल पार्ट कम रहे चलेगा, लेकिन ये जो फिगर है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप इस फिगर को बना सकते हैं, और इस फिगर को बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, सारे प्रोसीजर को लिख लीजिएगा। और ये जो ग्राफ दो दिख रहा है आपको, ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको समझा के ज्यादा टाइम को मतलब बढ़ाना नहीं चाहता, है कि नहीं। अगला आपका है कॉम्पटन इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हेडिंग आप बना लीजिए कॉम्पटन इफेक्ट। ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन 1921 प्रोफेसर एच कॉम्पटन डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जैसे आपका जो मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जिसमें आपका एक्सरे आता है, गामा रे आता है, is scattered by a substance that scattered radiation contain two component, one having a low frequency or greater wavelength and other having the same frequency or wavelength। यानी 1921 में जो हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम एच कॉम्पटन था, उन्होंने डिस्कवर किया कि जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस से होकर गुजरेगा, तो जो रेडिएशन होगा टू कंपोनेंट के बीच में, जिसमें क्या होगा, एक जो लो फ्रीक्वेंसी को कैरी करेगा और वेवलेंथ हाई रहेगा, और दूसरा वे जो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ को कैरी करेगा। तो दो कंडीशन वहां पे होते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट इसमें आता है, द रेडिएशन ऑफ अनचेंज फ्रीक्वेंसी इन द स्कैटर्ड बीम इज नोन एज अनमोडिफाइड रेडिएशन। यानी जो रेडिएशन होगा जो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, जो बीम के द्वारा स्कैटर्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनमोडिफाइड रेडिएशन कहेंगे। और वेल द रेडिएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडिफाइड रेडिएशन। यानी जब आपका लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है वो आएगा तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड रेडिएशन कहलाएगा। और यही जो फेनोमेना होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और साथ ही साथ एंड द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन शिफ्ट। यानी जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ का उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। क्लियर।
इसमें कह रहा है कि एज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मॉडिफाइड रेडिएशन इंक्रीजेस दैट द डिफरेंस इन द वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस। यानी कहने का मतलब क्या कि जब एंगल हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में अगर वो इंक्रीज होगा तो जो आपका वेवलेंथ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, कह रहा है कि दिस कॉम्पटन स्कैटरिंग रिजल्ट इज गिविंग, सबसे पहला आपका आता है मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, सेकंड आपका आता है अनमॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, थर्ड आपका आता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसका थ्योरी दिया गया है। इस थ्योरी में आप थ्योरी कम लिखें चलेगा, लेकिन इसका फिगर यानी ये जो फिगर 1.3 आपको दिख रहा है, इस फिगर का बनाना बेहद आपके लिए जरूरी है। तो थ्योरी में यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि लेट अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यानी मान लीजिए कि जो फोटोन एनर्जी है वो जो एच म्यू है वो कोलाइड होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट कंडीशन में रहता है उसके द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि इवन इफ द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से, तो जो स्मॉल फ्रैक्शन होता है ऑफ द एच म्यू इज यूज टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कर देगा, और उस कंडीशन में ड्यूरिंग द ऑक्सीलरेशन इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू फेस द इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीलेशन होगा उसके दौरान जो फ्रीक्वेंस होगा एनर्जी का वो फ्री होगा इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी को और रिकॉइल करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है रिक्वायर करने का और रिकॉइल करने का, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक पार्टिकल आके टच कर रहा है, यहाँ से दो पार्टों में ये डिवाइड हो रहा है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंडीशन में है, ये आपका स्कैटर्ड फोटोन हो रहे हैं। ओके, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा गई है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि बिफोर ऑक्सीलेशन यानी टकराव के पहले आपका क्या कंडीशन हो सकता है। तो उसमें होता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन होगा वो किसके रूप में होगा, एच म्यू के रूप में होगा। जो मोमेंटम इंसिडेंट होगा फोटोन के कंडीशन में वो किसके रूप में होगा, एच म्यू बाई सी के रूप में होगा। और जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, जो आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एम नॉट सी के इक्वल होगा, जहां पे एम नॉट क्या होगा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रेस्ट कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो रहेगा। और अगला आपका मूवमेंट ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बिफोर कोलिजन का कंसेप्ट था। आफ्टर कोलिजन में ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा एच म्यू डैश, मोमेंटम स्कैटर्ड क्या बनेगा, एच म्यू डैश डिवाइड बाई सी, और रेस्ट ऑफ एनर्जी के लिए क्या बनेगा, नॉट आपका हट जाएगा, एमसी हो जाएगा, एमसी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा और वी आपका वेलोसिटी होगा, और जो मोमेंटम होगा फॉर द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो आपका एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होगा। अब उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी कंडीशंस दिए गए हैं, आप इन सारे कंडीशंस को लिख सकते हैं। सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे में है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेन वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि एक ही वीडियो सीरीज के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। ओके, अगला हमारा टॉपिक है गिव राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस, यानी वही प्रोसेस है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, वही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, क्या देगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सरे मशीन हुज एक्सेलरेशन पोटेंशियल इज 50,000 वोल्ट। आरजीबी के दिसंबर 2005 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भी का वैल्यू दिया हुआ है 50,000। आपको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू म्यू बाई वी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लेमडा मीन इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई वी एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई रहता है, ऑलरेडी जो कह सकते हैं कि जो सेट रहता है वो रहता है, और जो वैल्यू दिया हुआ है 50,000 वो यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। अब चूंकि हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा डी ब्रोगली कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो आपका एम दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है, और भी जो चीजें हैं वोल्टेज वगैरह दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट आपको पता ही है, सारी चीजें दी गई हैं, आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो जहां पे सारे वैल्यूज दिए रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का भी m0 का भी, इन सारे वैल्यूज के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वही फॉर्मूला बनता है। अब कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। आप वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन में केएलसी अलाउ होता है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र आपके रिवीजन के लिए बेहतर है। तो आप सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। ओके,
आगे हम मूव करते हैं। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, साथ ही साथ जो जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है, बॉर्न इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, फ्री प्रैक्टिकल वेव फंक्शन क्या होते हैं, वीजी और वीपी रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वेव फंक्शन क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में वेव फंक्शन पूछ दिए जाते हैं, तो वेव फंक्शन का जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, आप सबसे पहले वेव फंक्शन यानी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल को आपको बना लेना है, एक हेडिंग दे देना है, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, एनर्जी मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज एसोसिएटेड विद द वेव। यानी डी ब्रोगली के जो वेव नेचर ऑफ मेटल्स होते हैं उनके मदद से उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो मूविंग पार्टिकल होता है मेटर का, वो एसोसिएट होता है किसके मदद से, वेव के मदद से, यानी तरंग के मदद से। और इसके अंदर कह रहा है कि स्क्रोडिंगर यानी स्क्रोडिंगर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और कंसेप्ट को। तो इसमें कह रहा है कि स्क्रोडिंगर इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपका जो सिंबल है, ये सिंबल है जिसको स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये सिंबल आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विच इज वेरिएबल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स एंड इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेव फंक्शन। यानी ये जो आपका कहलाएगा, जिसमें टाइम भी रहेगा और ये जो आपका सिंबल रहेगा वो क्या कहलाएगा, वेव फंक्शन कहलाएगा। और अगर हम इसके लिए एक इक्वेशन की बात करें तो वेव फंक्शन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो इतना आप लिख देंगे और ये इक्वेशन लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर के रूप में ये दिया हुआ है, और यहाँ पे डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर जेड के रूप में है, और ये 1/v², और यहाँ पे डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर के रूप में ये दिया गया है, जहां भी आपका क्या है, भी आपका वेलोसिटी है। अब यहाँ पे आता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, यानी वेव फंक्शन अगर आपका आता है एग्जामिनेशन में, तो वेव फंक्शन में आप वेव फंक्शन को लिखने के बाद उसके प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे तो आपके नंबर बेहतरीन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या आता है, इसमें पहला प्रॉपर्टी कह रहा है द वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज, यानी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होने चाहिए। सेकंड आपका कह रहा है कि द वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, यानी वेव फंक्शन जो होने चाहिए वो एक सिंगल वैल्यू होने चाहिए। थर्ड आपका कंडीशन कह रहा है कि वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, यानी वेव फंक्शन जो होने चाहिए वो हर जगहों पे क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। और फोर्थ आपका टॉपिक कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, कि द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड शुड हैव ए कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेट एनर्जी वेयर, यानी जो वेव फंक्शन होने चाहिए वो कंटिन्यूअस होने चाहिए और साथ ही साथ उनके पास कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव होने चाहिए, जो कि हमने पार्शियली डिफरेंशिएट का जो फॉर्मूला देखा। फिफ्थ आपका है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, यानी ये ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन होने चाहिए। और सिक्स्थ आपका है डीजेनरेटेड आइगन फंक्शन, यानी ये डीजेनरेटेड आइगन फंक्शन होने चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेव क्या होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, फिलहाल उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो आपका वेव इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये जो आपका डेरिवेशन आपके सामने जो दिख रहा है, ये डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछ दी जाती हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, लेमडा का वैल्यू आपको पता है, की का वैल्यू आपको सामने दिया हुआ है, आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है, डेरिवेटिव इसका निकाल देना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इसके अंदर। अब हमारा आता है स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है आपके लिए। ओके, तो फ्रेंड ये क्या होता है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, टाइम डिपेंडिंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हाईलाइट करके आपको लिखने की जरूरत है। इसमें कह रहा है कि इन द रेडिएशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन पोटेंशियल इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी पोटेंशियल जो होता है उसको हम लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम से इंडिपेंडेंट हम इसको लेते हैं। एंड if however in the system potential energy also does not depend on time and the total energy is also depend on time, यानी जो आपका पोटेंशियल होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। यही कारण है, यानी therefore one has considered time dependent wave function, यानी यही कारण है कि ये जो कंसीडर किया जाता है टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, और जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंट होता है इक्वेशन विल बी रिफर्स टू एज द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन
तो हम फैसिलिटेट करेंगे, यानी फॉर द सिंपलिसिटी वी बिगिन विद द पार्टिकल मूविंग ऑफ नॉन रिलेटिव relativistically the differential equation representing the one dimensional wave form। तो वन डायमेंशन के लिए क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज दिए गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप उन चीजों को चेंज करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ये इक्वेशन वाला जो डेरिवेशन है आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और फॉर द मोनोक्रोमेटिक वेव इक्विवेलेंट टू अ फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या बनेगा, एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ओमेगा ओमेगा आई ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। एंड जब आपका ओमेगा क्या हो, 2 बाई वी हो और v इज इक्वल टू म्यू लेमडा हो, तो इक्वेशन सेकंड किस तरीके से लिखा जाएगा, इक्वेशन सेकंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू ई बाई एच पुट कर सकते हैं और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में अगर हम इसको पुट करते हैं तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस द डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, यानी इस फंक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपका फोर्थ इक्वेशन है उसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ऑफ 2 पाई आई डिवाइडेड बाई एच इंटू ई ई टी माइनस पी एक्स, और यहाँ से क्या होगा, ये आपका ये ऊपर ये जो टर्मिनल है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा और पी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो नाउ डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें जो रिजल्ट है वो मिल गया, ये वाला इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 6 हमें मिल गया। अब क्योंकि पता है आपको कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है, अगर आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के लिए जो टोटल एनर्जी होगा फॉर द प्रैक्टिकल पार्टिकल्स इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी v। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज ऐड किए जाएंगे तो आपका जो इक्वेशन 7 है वो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम 2m प्लस v बनेगा। और यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पी स्क्वायर को और e को फ्रॉम द इक्वेशन 5th एंड 6th। तो जो इक्वेशन 7 है हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, और प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक, तो वो टाइम डिपेंडेंट के लिए था, अब ये टाइम इंडिपेंडेंट के लिए वेव इक्वेशन आता है। सारा फंडामेंटल सिमिलर रहेगा, सारे इक्वेशन सिमिलर रहेंगे, कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप उन चेंजिंग को अच्छी तरीके से मैचअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीजें अटैच की गई हैं, बस एक दो बार आप पेन पेपर का यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आता है स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, फिलहाल ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही डेरिवेशन पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको भी आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल माइंड आपका डिस्टर्ब होगा, कोई फायदा है नहीं उसके अंदर। ओके, है कि नहीं? तो ये भी टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। जो टॉपिक मैं बताऊं वही टॉपिक आपको कवर अप करके जाना है, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें जो है जो यूजलेस है, उतना इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चीजों को कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से बताया जाए। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को तो हमने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है, और डिस्कस इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी जो वेव फंक्शन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है। तो ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत लंबा चौड़ा ये पैराग्राफ है, तो इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ को लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंट्स को अलग काट लीजिएगा, उसको अलग अच्छी तरीके से अलग कर लीजिएगा, उसको काट छांट के छोटे टर्म में लिख लीजिएगा और हाईलाइट करके उन चीजों को रख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पे कुछ जो वेव फंक्शन है वो कैरी करेगा कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो कंडीशन है दिया गया है कि द वेव फंक्शन मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन, यानी वो सिंगल वैल्यू फंक्शन होने चाहिए। तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। सेकंड आपका है द वेव फंक्शन मस्ट बी द फाइनाइट एवरीवेयर, यानी सारी जगहों पे वो फाइनाइट होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और है, जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड शुड हैव द कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव एवरीवेयर। तो ये आपके सामने दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आता है फ्री, जो पार्टिकल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए भी डेरिवेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इसके डेरिवेशन को भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल ऑफ द मास m एंड टोटल एनर्जी E एंड द पोटेंशियल एनर्जी V। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ रिवर्स ऑर्डर का जो होता है फॉर द वेव फंक्शन इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपने स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन होता है उसको आपने देखा होगा, तो ये इस फॉर्मेट में आपका रहता है। तो ये जो वैल्यू है इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन के बाद जो आपका फॉर्मेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादातर डेरिवेशन ही आपका डेरिवेटिव अगर आपका तगड़ा रहेगा, अगर आपको डेरिवेशन करना आता होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना अगर आपको आता होगा, तो आप इन सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वही चीजें होंगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन को मजबूत कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे आता है फेज एंड द ग्रुप वेलोसिटी। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेज वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि फेज वेलोसिटी क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड एज द फेज वेलोसिटी ऑफ दोज वेव। यानी जो वेलोसिटी होगा कंपोनेंट वेव का किसी भी वेव पैकेट के लिए वो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फेज वेलोसिटी कहलाएगा उस वेव के लिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Vp, यानी V और बेस में आपका P रहेगा, यानी वोल्टेज किसके लिए, वेलोसिटी किसके लिए, P के लिए यानी फेज के लिए। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट द हार्मोनिक वेव फॉर फ्रीक्वेंसी म्यू एंड द वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड एज, यानी हमने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो y इज इक्वल टू e का पावर 1 kx माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ से जो स्पीड है जो प्रोपेगेट हो रहा है फॉर द इक्वेशन फॉर्मेट ऑफ दिस, तो यहाँ से जो बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, और जो आपका वेलोसिटी बनेगा वो ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी की हम बात करें Vg, तो Vg के लिए भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, और यहाँ पे इसके लिए भी इक्वेशन आपके सामने दिया गया है। तो ये भी इक्वेशन सारी चीजें वही है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर और कवर अप हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं जो कह रहा है कि फॉर द नॉन पार्टिकल्स के लिए जो डेरिवेशन होता है वो हम बात करें। तो रिलेशनशिप में हम बात करें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव के लिए, तो रिलेशनशिप भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे दिया गया है, आप इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट केसेस आते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, यानी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, और फॉर द इन डिस्पर्सिव जो मीडियम होता है उसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, अगला आपका आता है डिफाइन द वेव वेलोसिटी, यानी वेव वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अ वेव इज एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग पार्टिकल्स हुज वेवलेंथ इज गिवन, यानी डी ब्रोगली के अनुसार, यानी वो जो वेव एसोसिएट होता है जो मूविंग मटेरियल्स पार्टिकल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p बनेगा, यानी h बाई mv। और जहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स है, v वेलोसिटी है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू एच म्यू हो गया और म्यू इज इक्वल टू ई बाई एच हो गया। और आइंस्टीन इक्वेशन की हम बात करें तो E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन में बन जाएगा। तो ये आपको मिलकर निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। अगला एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्रुप वेलोसिटी, यानी पार्टिकल और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन जो है वो रिलेशन आपके सामने ये दिख रहा है। वेव फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है, इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है ओमेगा के रूप में, और इसको डिफरेंशिएट आपको कर देना है, डिफरेंशिएट करके सेपरेट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी आपको। ओके, अब यहाँ पे कुछ वेव पैकेट है फॉर द ग्रुप वेव्स के लिए, तो इसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। फिलहाल ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद ही है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि डायरेक्टली ये भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, लेकिन
अगर आप इनको स्किप भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फिगर को देख के डरेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, चीजें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीजें यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इज वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई का पावर जेड एक्स। तो फाइंड हमें करना है कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज को। तो यहाँ पे जी का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे वेव फंक्शन हमें निकालना है, तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन में मिल जाएगा वैल्यू। अब ये वैल्यू जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहने की जरूरत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी लेवल का आता है, आपसे बनना चाहिए। तो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उन चीजों का अच्छी तरीके से फायदा उठाइए और उन चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे आपका आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, इससे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 1927 में जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने प्रोपोज किया एक इक्वेशन को, एक फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1927 Heisenberg proposed a very interesting principle which is a direct consequence of the dual nature of matter known as uncertainty principle। यानी 1917 में 27 में जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल दिया, जो डायरेक्ट कंसिक्वेंस होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के लिए, जिसे हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या इसमें स्टेटमेंट आता है। तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि it is impossible to specify precisely and simultaneously the values of both members of particles pair of the physical variables that describe the behavior of an atomic system। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वैल्यू को मेंबर कर सकें और पार्टिकल कर सकें वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि जो क्वालिटेटिव जो this particle state that the order of magnitude of the product of the uncertainties in the knowledge of two variable must be least Planck constant। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन बनेगा del p into del x is equal to h बनेगा, इसे हम लोग h by 2 pi भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनदर फॉर्मेशन की हम बात करें तो in an exact form according to the Heisenberg uncertainty principle the product of uncertainty in position and momentum of particles cannot be less than 1/2h। यानी फाइनल जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मेशन है, फाइनल जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये निकल के आता है कि जो प्रोडक्ट होता है फॉर द अनसर्टेनिटीज पोजीशन एंड द मोमेंटम के बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1/2h होता है। क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर है। और यहाँ पे जो डेरिवेशन हम इसे कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को स्टेट करना, प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। आप इस प्रूफ को पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है। अगला हमारा टॉपिक कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी पे भी हमें कुछ फॉर्मेशन आ जाता है, पूछ लेता है कई बार, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप उन चीजों को देख सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। और कुछ चीजें इधर उधर की छूट गई होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जितना चीजें प्रोवाइड की गई हैं उतनी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू।